अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सर, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ स्कैर्सिटी को डिस्कस किया, फिर मैं चॉइसेस की तरफ गया एंड देन मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की थी आप लोगों से। सर, उसी की बेस के ऊपर हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ और उसके अंदर अगर देखा जाएगा तो वही प्रिंसिपल्स होंगे जो आपके पिछले लेक्चर के अंदर आप लोग समझ चुके हो। सर देखें, मैं अगर आप लोगों को कोई इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल पढ़ाने लगा हूँ तो उसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिसको मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, कोई भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए, कोई भी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक के लॉ को पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि यार मैं इस प्रिंसिपल को पढ़ने वाला हूँ तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि हमारा ये पहला प्रिंसिपल है। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ग्राफ आपके पास सामने आने वाले हैं, तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखें, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल में और साइंस के लॉस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर, साइंस की जो चीज़ें होती है ना, वो प्रैक्टिकली आप उसी वक्त प्रूव कर सकते हो। उसमें नॉर्मली अजम्पशन लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अजम्पशन ना भी लें तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेटली मोस्टली बता रही होती हैं। लाइक केमिस्ट्री के अंदर अगर दो कलर हैं तो सर इन दोनों को मैं आपके सामने ही करके दिखाता, ऐड करता हो दोनों, तो हमारे पास एक थर्ड कलर बन सकता था। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स नॉर्मली जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो अजम्पशन बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास अजम्पशन बेसिस के ऊपर सारे के सारे प्रिंसिपल्स चल रहे होते हैं। सर, थोड़ी सी अजम्पशन आप चेंज करेंगे ना तो रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, रिजल्ट टोटली आपका चेंज हो जाएगा। तो सर, जब भी आपके पास प्रिंसिपल होगा सबसे पहले उसकी अजम्पशंस देखेंगे कि यार उसमें अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है, किसी भी प्रिंसिपल को पढ़ने के हमारे पास 3 तरीके होंगे। सर, पहला आपके पास होगा थ्योरेटिकल अप्रोच। सर, थ्योरेटिकल अप्रोच के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि यार देखें ये इसकी अजम्पशन है, इस अजम्पशन की बेस के ऊपर ये प्रिंसिपल आपसे ये कह रहा है। फिर उसी चीज़ को मैं न्यूमेरिकली भी प्रूफ करूंगा। न्यूमेरिकली आई मीन्स नंबर से मैं उस चीज़ को प्रूफ करके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। एंड देन जब मैं न्यूमेरिकली इसको प्रूफ कर लूँ फिर मैं सर ग्राफ बना के दिखाऊंगा। सर, कोई भी आपके पास इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन 3 स्टेप्स के अंदर आपके पास पूरा होता है। सर, सबसे पहले आपके पास थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि यार ये प्रिंसिपल आपसे ये डिमांड कर रहा है, ये चीज़ कह रहा है। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर न्यूमेरिकली भी देख लें यार वही चीज़ मेरी बात पूरी हो रही है। एंड सर, ग्राफिकली में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। सर, इन तीनों में से अगर किसी एक में भी रिजल्ट अपोजिट निकलता है तो मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। सर, ये बेसिक आपके पास चीज़ थी। आए वापस चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। एंड टॉपिक में आपका नाम था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको बताता क्या? सर, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी आपके पास मौजूद है, पढ़ चुके हैं डिटेल में अभी तक। सर, वही पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कानों में भी वही गूंज रहा है। एंड सर, उस स्कैर्सिटी की बेस के ऊपर आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये आपके पास जो मॉडल है ये आपको ये बताता है कि आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे करते हैं, या फिर उन रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं और कैसे निकालते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। सर, इसका जो नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सर, सबसे पहले आपके पास आता है प्रोडक्शन। सर, प्रोडक्शन क्या चीज़ है? सर, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। सर, आपके पास जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको आप प्रोडक्शन कहते हैं। सर, सिंपल सी बात है। देन आपके पास पॉसिबिलिटी है। सर, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किस चीज़ से करते हैं? सर, रिसोर्सेज की मदद से। सर, रिसोर्सेज की भी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें से आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। यार एक रिसोर्सेज से लाजमी सी बात है एक चीज़ तो नहीं बनेगी ना, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो उससे हम देखेंगे कि मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं। सर, कर्व आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको परफेक्टली बता रहा है कि भाई यहाँ पर आप जिस मॉडल के अंदर पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर ग्राफ का इनपुट है। सर, ग्राफ के अंदर आपके पास हमेशा 2 कॉलम होते हैं, आपके पास 2 साइड्स होती हैं, एक ये होती है सर, दूसरी आपके पास ये होती है। तो सर, अगर मैं ग्राफ को पढ़ रहा हूँ तो ग्राफ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि एक आपके पास चीज़ को मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ मेरे पास मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। मीन्स के मैक्सिमम मैं 2 गुड्स को स्टडी कर सकता हूँ। तो सर, मुझे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से मुझे समझ में क्या आ रहा है कि सर मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास बास्केट ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद ऑल स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी दैट आर एम्प्लॉयड एफिशिएंटली, ठीक है। सर, ये आपके पास था इसका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फिर कुछ अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। सर, फ्रंटियर वो एक जो किले होते थे, एक बाउंड्री लाइन होती थी सर, उसकी बेस के ऊपर इसको कहते हैं। सर, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं आपके पास, और सर ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी भी बोलते हैं। सर, इसमें से किसी भी नाम से अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो घबराना नहीं है। आते हैं सर इसके फेवरेट चीज़ के ऊपर, आपके पास इसकी कुछ अजम्पशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया था कि अजम्पशंस के बगैर कोई भी प्रिंसिपल आपके पास नहीं चलने वाला। सर, अजम्पशंस में सबसे पहला जो आपके पास जो अजम्पशन है वो है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
सर आपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना है। सर एफिशिएंट यूज़ क्या होता है? देखिए एफिशिएंट यूज़ आपके पास रिसोर्सेज का ऐसे होता है कि यार कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके कम से कम उसके ऊपर कॉस्ट लगा के मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले लूँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर डालूँ। स्मार्टली आपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि भाई इससे जितना अच्छा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली वो आपने उस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली अपने सारी स्किल्स लगा दी हैं और इससे ये प्रोडक्ट निकल सकती है, इतना आउटपुट निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला। ठीक है कि सर आपके पास सबसे पहली अजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज को मैंने एफिशिएंटली यूज़ कर लिया। सर दूसरा आपके पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। सर फिर फुल एम्प्लॉयमेंट का एक आपके पास इकोनॉमिक एक ये वर्डिंग है, ठीक है, इकोनॉमिक आपके पास जार्गन है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये होता है कि भाई आपके पास जितने अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको फुली आपने एम्प्लॉय कर दिया, फुली उससे आपने यूज़ कर दिया और उससे फुली आपने फॉर एग्जांपल जितने आउटपुट थे उसका रिजल्ट निकाल चुके हैं। देखें फुल एम्प्लॉयमेंट को ऐसे समझते हैं, हम पाकिस्तानी जो कौम है बड़े जुगाड़ू कौम है, ठीक है। एक चीज़ में से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। सर आपके पास टूथपेस्ट आता है, ठीक है, मैं पेस्ट की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सर उस पेस्ट को आप नॉर्मली यूज़ करते हैं 1 महीने के अंदर। सर जब वो ख़त्म होने लगता है सर आपकी कोशिश ये होती है कि उसके ऊपर मैं बिल्डोज़र चला दूँ तो हल्का सा भी उसमें बचा हुआ है ना वो मैं उठा के यूज़ कर लूँ अपने पास। सर आप उसमें से मैक्सिमम जितना उसको यूज़ कर सकते थे ये उसका मैक्सिमम आउटपुट था। एफिशिएंटली आपने उसको यूज़ किया और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर 100% पे जाकर उसका उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते थे वो आपने कर लिया। सर एक और एग्जांपल लें, सर मैंने कुछ टाइम पहले ना अपनी एक टी शर्ट ली थी। सर टी शर्ट मुझे कुछ टाइम बाद मिल नहीं रही थी। सर उस टी शर्ट को मैंने कुछ टाइम बाद देखा, वो जो फॉर एग्जांपल दीवारें झाड़ने के लिए डंडा सा बनाया हुआ होता है सर उसके ऊपर यूज़ करके वो लोग कर रहे थे। सर उसी शर्ट को मैं कुछ अर्से बाद देखता हूँ झाड़ने के लिए यूज़ हो रही है। सर उसी शर्ट को मैं कुछ अर्से बाद देखता हूँ मेरे पास घर के अंदर वो पोछे के अंदर ये वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ये नॉर्मल मेरे साथ नहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये उस एक शर्ट का एक मैक्सिमम एक एफिशिएंट फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरी अजम्पशन ये है कि भाई मैं उस चीज़ को अगर लेकर आ चुका हूँ तो उसका मैं कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ, जितना इस्तेमाल उसका पॉसिबल है सर मैं उसमें से वो सारा का सारा उसका बेनिफिट निचोड़ लूँगा। देन आपके पास ये है कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज जहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सर वो मेरे पास फिक्स्ड नेचर के हैं। सर वो भी मेरे पास फिक्स्ड है, उस पर कोई इनोवेशन नहीं आने वाली, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली एंड आपके पास रिसोर्सेज को मैं बढ़ाऊँगा भी नहीं। सर अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 kg मिल्क एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ तो सर ये 5 kg का 5 kg ही रहेगा। कोई सर मेरे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि इसको 5 kg की मतलब क्या कहते हैं क्वालिटेटिवली उसकी इंप्रूवमेंट कर दे और उसमें से फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्शन से आता हो। ठीक हो गया। सर दूसरा मैंने पहले ही बता दिया कि सर ये आपके पास 2 गुड्स मॉडल है। सर 2 गुड्स मॉडल आपके पास ये कैसे है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो तो सर आप 2 गुड्स को ही एट अ टाइम पढ़ सकते हो, इसके अलावा आप नहीं पढ़ सकते। देन आपके पास कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी आपके पास बढ़ती रहती है फॉर द टाइम भी। सर आपके पास क्योंकि 2000 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 2025 तक सर टेक्नोलॉजी इस रेशो से स्पीड से बढ़ी है कि अभी हम एक चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसके मुतबादिल आपके पास एक और चीज़ आ चुकी होती है मार्केट के अंदर। सर ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम एआई की एग्जांपल पकड़ लेते हैं। सर पिछले साल एआई आपके पास लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब 1 साल के अंदर उसके कितने टूल्स आ चुके हैं। आप एक टूल सीखने जाते हो, दूसरा आ जाता है मार्केट में, उसको सीखते हो, तीसरा मार्केट में आ जाता है। सर यहाँ पर मेरी अजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी मेरे पास जिस कंडीशन के ऊपर शुरू थी जब मैं इसको स्टडी कर रहा था इस मॉडल को, सर वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होने वाली। ठीक हो गया। तो सर ये मेरे पास थ्योरेटिकल बेस के ऊपर मैंने चीज़ें देख ली। आए इसको ज़रा मैं न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर देखता हूँ। सर न्यूमेरिकल के ऊपर मैं कुछ आपके पास कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा इस मॉडल के, ठीक है। उस पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। सर अजम्पशन यही होगी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी एंड उसकी बेस के ऊपर मैं देखूँगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी कितनी बन रही है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ पिछला। सर रिसोर्सेज जो होते हैं सर दे आर स्कार्स इन नेचर, ठीक है। सर इसकी बेसिस के ऊपर आप चॉइसेस की तरफ जाते हो। सर इस मॉडल में चॉइसेस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। सर चॉइसेस के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सर आप मैक्सिमम इसका ज़्यादा बेनिफिट कहाँ ले सकते हो। सर इसी के बाद हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। सर रिसोर्सेज के अंदर मैं किसी एक आपके पास रिसोर्स की एग्जांपल ले लूँगा। लाइक मैंने थोड़ी देर पहले आपके पास मिल्क की एग्जांपल ली है, तो सर मिल्क की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल दूध पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज़ कैसे कैसे कर सकता हूँ। सर एक दूध से मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं।
सर दूध को मैं वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, सर दूध से मैं दही बना सकता हूँ, सर दूध को मैं बटर बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सर उससे मिल्क शेक बना सकता हूँ। सर मेरे पास डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं। तो सर उसमें से मैं 2 कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो सर मेरे पास जो 2 हैं, एक आपके पास मैं ब्रेड बनाऊँगा इससे, और सर दूसरा मेरे पास बटर बनेगा। ठीक हो गया। सर ब्रेड या बटर जब मैं 2 कॉम्बिनेशंस पिक कर रहा हूँ, मेरी अजम्पशन यही है, मैं किसी और के बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर रहा। सर अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। इन केस अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज मैं ब्रेड पे यूज़ कर रहा हूँ तो सर मैं बटर का जो बेनिफिट है उसको लूज़ करूँगा, तो सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। एंड सर अगर मैं सारे के सारे बटर पे यूज़ कर रहा हूँ तो सर कुछ मेरे पास ब्रेड के ऊपर भी जाएंगे, तो सर उसको मैं जो बेनिफिट है वो लूज़ कर रहा हूँ, सर उसकी भी मेरे पास कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक आपके पास कहलाता है MRT, ठीक है सर, इसको आप कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है सर। MRT आपको रेशो बताता है, रेशो वाइज बताता है कि भाई दोनों जो गुड्स को आपको स्टडी कर रहे हो तो दोनों गुड्स के अंदर हर अगले कॉम्बिनेशंस के साथ कितना आप सेव कर रहे हो वर्सेस कितना आप लूज़ कर रहे हो या सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है सर। इससे भी आपको पता चल जाएगा। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ने का एक और भी आपके पास तरीका है जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है, जिसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको नंबर्स में आंसर देता है। सर पिछला MRT जो था वो आपको रेशो में आंसर दे रहा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपको नंबर में आंसर देता है कि हर एक्स्ट्रा आपके पास कॉम्बिनेशन के साथ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है। क्लियर हो गया। तो सर ये आपके पास कुछ समरी थी जिसको मैं अब न्यूमेरिकल पढ़ने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा। सर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं A B C D E एंड F, सर आपके पास 6 किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं, बारी बारी पढ़ते हैं। सर मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ब्रेड एंड बटर ही मैंने ली है। तो सर अगर मेरे पास जो पहला कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी कर रहा हूँ, तो सर अगर मेरे पास जो मिल्क है, जो मेरे पास रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था, सर उसको अगर मैं सारा का सारा मैं ब्रेड की तरफ बनाने के ऊपर लगाऊं, सर मैं सारा का सारा ब्रेड बनाने के ऊपर लगा दूं और बटर के ऊपर मैं कुछ भी ना लगाऊं, ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास 15 यूनिट ऑफ ब्रेड जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। 15 यूनिट्स ऑफ ब्रेड हैं, मैं उसको बना पा रहा हूँ, वही मेरे पास प्रोडक्शन हो रही है। सर यहाँ पर मेरे पास किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सर सारा रिसोर्स तो मैंने उस पर लगा दिया, मैंने बटर मैंने बनाया ही नहीं है। सर नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ। सर मैंने यहाँ से एक अपना बटर कम कर दिया, मतलब कुछ रिसोर्स उठा के मैंने यहाँ से पिक किया, मैंने बटर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। सर जब मैंने यहाँ से एक लूज़ किया तो सर मैंने यहाँ पर एक गेन कर लिया। अगेन बेटा ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, कोई बैठ के नापना शुरू ना कर दे कि सर वो ये कैसे हो सकता है, कितना दूध आपने यहाँ से निकाल लिया तो 1 यूनिट यहाँ से कम हुआ, वहाँ पर सिर्फ 1 ही बढ़ रहा है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, आप अपनी मर्जी से कोई नंबर्स भी ले सकते हो। सर मैं अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर जा रहा हूँ, तो सर मैंने मज़ीद थोड़े से अपने पास रिसोर्सेज ब्रेड से कम किए और मैंने सर यहाँ पे बढ़ा दिए। सर इससे क्या हो गया, ब्रेड की जो मेरे पास प्रोडक्शन है वो मेरे पास नंबर्स में कम हो रही है, लेकिन बटर की जो मेरे पास प्रोडक्शन है वो मेरे पास बढ़ रही है। सर मैं अगेन देख रहा हूँ, सर यहाँ पर भी मेरे पास मज़ीद कम हो रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ से ब्रेड से मैं बटर की तरफ मैं शिफ्ट करता जा रहा हूँ कि यार अब ब्रेड मैंने 12 ही बनाने हैं, तो मैं अब 12 से फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 अपने पास बटर बनाऊंगा। सर अगर मैं ब्रेड मेरे पास 12 से मैं 9 पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो सर मेरे पास जो बच रहा है, ठीक है, ब्रेड के अलावा जो मेरे पास मिल्क बच रहा है, सर उससे मैं 3 यूनिट्स जो हैं वो मैं बटर के बना रहा हूँ। सर 9 से मैं फिर 5 पे आया, सर यहाँ से मैं 4 पे चला गया, 5 से मैं 0 पे आ गया, तो सर यहाँ मैं 5 पे चला गया। सर 5 से जब मैं 0 पे आया, इट मीन्स कि मैंने सारा का सारा जो दूध था, रॉ मटेरियल था, रिसोर्स था, मैंने उससे ब्रेड मैंने बनाया ही नहीं है। सर वो सारा का सारा मैंने अपने पास बटर बनाने में लगा दिया। अब अगर मैं जाकर देखूं, इसका MRT आपके सामने दिख रहा है। सर MRT मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं। सर रेशियो वाइज मुझे बता रहे हैं कि कितना मैंने गेन किया, कितना लूज़ किया हर अगले कॉम्बिनेशन के हिसाब से। सर पहला तो मेरे पास 0 ही है क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं। सर अगर मैं कॉम्बिनेशन B की तरफ जाता हूँ तो देखें यहाँ पर मैंने एक अपने पास लूज़ कर रहा था, ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा था। सर यहाँ मैंने 1 का ही गेन किया, तो सर ये देखें 1 गेन वर्सेस 1 आपके पास सेक्रीफाइस लिखा हुआ है। एज फॉर सेक्रीफाइस, लूज़ कर दें सेक्रीफाइस कर दें, इट्स अप टू यू। सर अगले में भी देखें मेरे पास मैं अपने पास 1 का गेन कर रहा हूँ, ये देखें 1 का मैं यहाँ पे गेन कर रहा हूँ। सर 1 गेन वर्सेस 2 सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं इस पर। सर उसके हिसाब से मैं अगले पे अगेन 1 का गेन कर रहा हूँ। सर यहाँ पर मैं 3 का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। सर अगले पे मैं फॉर एग्जांपल 4 का सेक्रीफाइस करके मैं 1 का गेन ले रहा हूँ यहाँ पे। सर अगेन मेरे पास यहाँ पर 5 का सेक्रीफाइस है। सर मैं यहाँ पर गेन जो है मेरे पास 1 का हो रहा है। सर रेशो मुझे समझ में आ चुकी है, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। सर अब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जाता हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आपके पास ये है कि आप इसका एक फार्मूला है। सर आप करते हो चेंज इन सेक्रीफाइस को ऊपर रखते हो, ठीक है,
नीचे आप करते हो चेंज इन गेन, कि हर अगले कॉम्बिनेशंस के अंदर कि आपने पिछले से कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, कि पिछले से कितना ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस किया सर, वो जो चेंज है वो आप पिक करते हो, ऊपर रखते हो, एंड सर आपने कितना गेन किया सर उसको आप नीचे रखते हो। सर अगर मैं पहले के ऊपर जाऊँ, अगेन मेरे पास 0 है, लेकिन सर अगले पे अगर मैं जाता हूँ तो सर चेंज इन सेक्रीफाइस के ऊपर अगर मैं जाकर देख रहा हूँ तो सर मेरे पास 15 - 14 कर देता हूँ सर, मेरे पास 1 का सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। और सर मेरे पास नीचे जो है मैं गेन कितना कर रहा हूँ, 1 - 0, ठीक है। पहले 0 पे था, अब मैंने 1 का गेन कर लिया सर, मेरे पास आंसर आ रहा है 1/1 का, ठीक है। तो जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा वो मेरे पास 1 है, ठीक है। सर मैं अगर अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर जा रहा हूँ तो सर मुझे वो क्या बता रहा है, 14 - 12 हो गया, एंड सर गेन मैं कितना कर रहा हूँ, 2 - 1, तो सर ये मेरे पास 2/1 के ऊपर जा रहा है। सर अगला मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई 2, सर उससे अगले पे जा रहा हूँ तो सर मुझे बन रहा है 12 - 9 एंड सर 3 - 2, तो सर ये मेरे पास आ रहा है 3/1, तो मेरे पास आंसर बन रहा है 3 का। सर इसी की बेस के ऊपर मैं अगर अगले पे जाता हूँ 9 - 5, सर ये मैंने ऊपर कितना सेक्रीफाइस कर दिया, एंड सर 4 - 3 पे जा रहा हूँ तो सर ये मेरे पास बन रहा है 4/1, डेट इज़ 4। सर फिर उससे अगले पे जाता हूँ तो सर ये मेरे पास बन रहा है 5 - 0, ठीक है, एंड सर 5 - 4, तो सर ये मेरे पास बन रहा है 5/1 एंड 5, तो सर ये मेरे पास ये देखें ये बढ़ता हुआ आ रहा है। अब सर मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो मार्जिनल मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं कि मैं हर अगले कॉम्बिनेशंस के साथ कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं कितना चेंज आ रहा है, देखें एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है सर, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मीन्स के सर मेरे पास ये इंक्रीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर अगले कॉम्बिनेशन के साथ मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। सर इस इंक्रीज का क्या मतलब है, सर यहाँ पर भी मुझे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो सर इसमें यह होगा मेरा कर्व फूला हुआ होगा, मेरा कर्व बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, तो सर मेरे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी सर वो मेरे पास ऐसे कुछ बनेगी, इसको आप कहते हैं कॉनकेव। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास डिक्रीज़ हो रहा हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास डिक्रीज़ हो रहा हो, सर बिल्कुल डिक्रीज़ हो रहा है, तो सर उसमें जो आपके पास कर्व है ना वो अंदर की तरफ से निकलेगा, ठीक है सर, वो आपके पास अंदर की तरफ से निकलेगा, तो सर ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, तो सर ये आप कहते हैं कॉन्वेक्स आपके पास कर्व बनेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास बिल्कुल सब में आपके पास सेम कोई चेंज ना आ रहा हो, तो सर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर्व आपके पास ऐसे बनेगा। सर इस चीज़ को समझना है, जब हम इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। सर अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ सर, इंक्रीज़ मेरे पास कैसे हो रहा है, सर पहले मेरे पास 1 था, 1 से अगर मैं 5 की तरफ जा रहा हूँ सर मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ सर वो ऐसे बनेगा। सर अगर मैं डिक्रीज़ की तरफ जा रहा हूँ तो सर डिक्रीज़ में मतलब मेरे पास पहला 5 होना चाहिए था, तो मेरे पास आखिरी 1 होगा, तो सर मेरे पास ये बनना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा होता सर, मतलब हर आपके पास नेक्स्ट लेवल के ऊपर मेरे पास सबका आंसर 1 होना चाहिए। तो सर ये मेरे पास कुछ डिफरेंट किस्म के कुछ कॉम्बिनेशंस बनने वाले थे। तो सर ये आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है इसका वो समझ में आ चुका है। आइए ज़रा अब इसकी डायग्राम देखते हैं। सर डायग्राम का भी आपके पास एक उसूल है। तो सर ये आपके पास देखें, मैं आपके सामने अभी कर्व बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो सर एक तरफ आपके पास ये आपके पास लाइन आएगी सर, दूसरी आपके पास ये लाइन आएगी सर, इसमें से एक आपके पास y एक्सिस है, एक आपके पास x एक्सिस है, उसमें परेशान नहीं होना। सर दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप स्टडी कर रहे हो, एक तरफ आपके पास बटर है और एक तरफ आपके पास ब्रेड है। सर बटर को फॉर एग्जांपल आप यहाँ मैंने रखा हुआ है, सर ब्रेड को मैंने आपके पास यहाँ रखा हुआ है, तो मसला नहीं है आपका, अगर आपकी मर्ज़ी है, जब आप अपना कर्व बना रहे हो तो आप ब्रेड को फॉर एग्जांपल यहाँ भी रख सकते हो, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। सर समझने की चीज़ यहाँ पर यह है कि मैं आपको, ये आपका पहला कर्व है तो मैं कुछ चीज़ें इसके हवाले से भी आपको बता दूँ। सर ये देखें, ये आपका एक सेंट्रल पॉइंट है। सर इस सेंट्रल पॉइंट से मतलब ये है कि यहाँ से आपने सारी चीज़ें देखनी है। ये आपका पॉइंट 0 है सर, इस कर्व के लिए भी ये 0 पॉइंट है सर, इस कर्व के लिए भी आपके पास ये 0 पॉइंट है। सर इसको मैं 0 कर देता हूँ। चले सर, यहाँ से खड़े होकर आपने पूरा कर्व स्टडी करना होता है। अब सर इसमें आप लोग दो गुड्स को आपस में स्टडी कर रहे हो, दो गुड्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सर बिहेवियर को स्टडी करने का आपके पास एक तरीका ये होता है कि अगर इस पॉइंट से आप देखते हैं कि सर मूवमेंट आप शो करेंगे इसमें। सर इस सेंट्रल पॉइंट से अगर दोनों की मूवमेंट आपके पास सेम है, ठीक है, अभी मैं आपको मूवमेंट बताऊंगा भी सही आगे जाके, सिर्फ एक पहले से एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सर अगर दोनों तरफ आपके पास मूवमेंट सेम है, सर यहाँ पर भी आपके पास सेम मूवमेंट हो रही है, लाइक मैं अगर 0 पॉइंट से
इस कर्व के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो सर इस 0 पॉइंट से मैं अवे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो मूवमेंट है वो इस तरफ जा रही है। सर यहाँ पर भी अगर मेरी इसी तरफ जा रही है इस कर्व के ऊपर, इट मीन्स कि सर दोनों गुड्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, सेम तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा है कि अगर एक तरफ मुझे फॉर एग्जांपल मैं 0 की तरफ मूव कर रहा हूँ एंड सर यहाँ मैं 0 से अवे मूव कर रहा हूँ, तो मीन्स दोनों के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए। दोनों जो गुड्स का बिहेवियर है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, ठीक है। सर ये आपके पास बेसिक चीज़ें थी जिससे आप कर्व को पढ़ने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आगे बहुत सारे कर्व आने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही कर्व के अंदर बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिसको मैं आगे भी जाके रिपीट करूँगा, डोंट वरी, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। आए बेटा इसको देखते हैं। सर जो मेरा पहला कॉम्बिनेशन ए है, मेरा पहला कॉम्बिनेशन जो ए है वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे क्या बता रहा है। सर पहला कॉम्बिनेशन ए ये है, तो जो मेरे पास ब्रेड है, सर ब्रेड के ऊपर मैं आपके पास हूँ 15 के ऊपर, ठीक है, एंड बटर के ऊपर बेटा मैं आपके पास 0 पे हूँ। तो सर मेरे पास जो पहला लेवल है वो आपके पास हो गया ये, ठीक है, एंड सर मैं इसी के ऊपर आपके पास 0 पे खड़ा हूँ। सर जो मेरे पास आगे है, ठीक, मैं कॉम्बिनेशन बी के ऊपर जाता हूँ, तो सर ब्रेड के ऊपर मैं 14 पे आ रहा हूँ। सर 12 और 14 के दरमियान, मतलब यहाँ कहीं पे मेरे पास होना चाहिए। सर मैं मतलब इस पे इस तरफ मूव कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखना है। सर मैं 15 से 14 की तरफ अगर आ रहा हूँ तो मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ। एंड सर अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास बटर की तरफ आ रहा हूँ तो सर मैं 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा हूँ। सर समझने की चीज़ यहाँ पर ये है कि एक एक्सिस के ऊपर मैं 0 पॉइंट की तरफ, सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा हूँ, और दूसरे पॉइंट में सेंटर ऑफ ओरिजिन से अवे मूव कर रहा हूँ। मीन्स मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, दोनों में मेरे पास इनवर्स रिलेशन है। तो सर मेरे पास इसके ऊपर जो अगला कॉम्बिनेशन है वो एक मेरे पास पॉइंट ये बन गया। सर यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ये बन रहा है, ठीक हो गया। सर नेक्स्ट आप अपने पास देखते हैं, तो सर मेरे पास 12 एंड 2 बन रहा है। तो सर मेरे पास आगे मैं अगेन 12 की तरफ मूव कर रहा हूँ। सर यहाँ मैं इसकी तरफ मूव कर देता हूँ। सर मेरे पास फिर अगला जो है वो 9 बन रहा है, एंड सर यहाँ पर मेरे पास 3 बन रहा है, ठीक हो गया। सर उससे अगला मेरे पास क्या बन रहा है, सर वो मेरे पास बन रहा है 5। सर ये मेरे पास 6 हो गया, तो सर यहाँ मेरे पास 5 होगा। सर मैं इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ 5, एंड मेरे पास सर 4 बन रहा है। एंड सर मेरे पास जो अगला है वो मेरे पास 5 एंड 0 बन रहा है। सर इसकी बेस के ऊपर अगर मैं चलूँ तो सर इसकी बेस के ऊपर मेरे पास एक कर्व मेरे पास ये बन रहा है। पहला तो मेरे पास ये है, मेरे पास 2 एंड 12 था, ठीक है, एंड सर 3 एंड मेरे पास 9 था, एंड सर फिर मेरे पास था 5 एंड 4। सर ये मेरे पास बन रहा है ऐसे, एंड सर फिर मेरे पास जो अगला था वो मेरे पास था 0 एंड 5। सर ये मेरे पास एक पॉइंट ये बन रहा था, एक पॉइंट ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, एंड फिर ये बन रहा है। सर इसकी बेस के ऊपर अगर मैं इन सबको मिला दूं तो सर मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है। सर दिस इज़ माई कर्व, ठीक है। इस कर्व के हिसाब से मैं देख लूँ तो मेरे पास ये जो है ये कन्वेक्स नेचर का ही बन रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने दावा किया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। एंड सर इसकी बेस के ऊपर अगर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सर ये जो आपके पास जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, सर ये आपको ये बता रहे हैं कि आपने इसका मैक्सिमम यूज़ कर दिया है रिसोर्सेज का, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। सर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब अगर मैं अंदर वाले चीज़ों को हटा दूँ तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बने, पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है। सर आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हों, सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद हों, लेकिन सर किसी वजह से आप उसको यूज़ ना कर पाएँ, पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया। सर कोविड के अंदर कितने आपके बिजनेसमैन ऐसे थे जिनकी सेल्स नहीं हो पा रही थी, जिनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। सर कभी सोचा क्यों नहीं हो पा रहे? क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे? सर बिल्कुल रिसोर्सेज सारे के सारे मौजूद थे, लेकिन आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे आपके पास आ गए थे जिसकी वजह से आप उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सर रिसेशन आपके पास आ जाता है, आपके पास रिसोर्सेज सारे मौजूद होते हैं लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो सर इन पॉइंट्स के अलावा अगर अंदर की तरफ आपको कोई पॉइंट्स मिलता है, इट मीन्स कि आपने रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज नहीं किया। तो ये आपके पास जो है अगर यूज़ नहीं किया तो सर ये आपके पास जो कर्व है ये आपके पास अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। सर एक आपके पास लेवल यहाँ पर भी आ सकता है, बाहर की तरफ भी बेटा आपके पास आ सकता है। सर बाहर की तरफ आपके पास तब आएगा जब आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी की अजम्पशन आपकी थी ना कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन सर टेक्नोलॉजी तो चेंज हो सकती है। सर उसकी वजह से क्या होगा कि आप ज़्यादा ग्रो करोगे,
आपके पास अब मैं 15 पे खड़ा हुआ हूँ तो सर ये लेवल मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा, मैं 25 तक भी जा सकता हूँ, मैं 30 तक भी जा सकता हूँ, इससे मेरा जो कर्व होगा ये बाहर की तरफ मूव हो जाएगा। तो सर ये जो आपके पास कर्व है ग्रोथ की वजह से बाहर की तरफ मूव करता है, एंड सर इन एफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये अंदर की तरफ भी आपके पास आ सकता है। तो आइए ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। सर अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो सर सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये डाउन स्लोप है, ठीक है। आपके पास ये डाउनवर्ड्स जो आपके पास ये स्लोप आएगा इसके अंदर, सर डाउनवर्ड्स आपके पास ये होता है कि इसके अंदर आपके पास ट्रेड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। कि ट्रेड ऑफ सिचुएशन ये होती है कि बोथ आपके पास जो प्रोडक्ट्स जिसको आप स्टडी कर रहे हो उनमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। कि भाई आपके पास एक गुड्स अगर बढ़ रही है तो सर दूसरी आपके पास लूज कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। सर एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। सर दूसरा ये है कि कर्व के ऊपर जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, कर्व के ऊपर जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया। आपके पास ये पॉइंट बता रहा है कि मैंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की है, मैंने इस रिसोर्सेज का जितना यूज़ हो सकता था मैंने कर लिया, ठीक हो गया। सर दूसरा ये है कि आपके पास लाजमी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, सर इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, मैंने बता दिया। सर ये वाला आपके पास पॉइंट बन चुका है। सर इनएफिशिएंट के अंदर ये होता है कि पॉइंट आपके पास इनसाइड कर्व होता है, जो कि शो करता है कि रिसोर्सेज आर प्रेजेंट बट ड्यू टू सम रीजंस, रिसेशन का मैंने बताया, कोविड का बताया, वी कुड नॉट यूटिलाइज इट एट मैक्सिमम लेवल, ठीक हो गया। सर फिर आपके पास ग्रोथ आती है। ग्रोथ के अंदर ये होता है कि आपके पास एबिलिटी होती है कि आप इसको ग्रो कर सकें, आप इसको इंक्रीज कर सकें। सर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, आप बाहर मुल्क से मजीद रिसोर्सेज उठा कर ले आए जिससे ग्रोथ आता है, तो आप ये वाला जो लेवल है इसको अचीव कर लेते हैं। So I can say increasing ability to produce more goods and services in an economy over time through improvements of resources is possible and curve can be shifted outwards। तो लाजमी सी बात है, मैंने पहले बता दी थी, ये कर्व आपके पास बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सर ये आपके पास पीपीसी था, ठीक है। काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, काफ़ी बच्चे इसमें फंस रहे होते हैं, तो मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है और मैं आई एम होपफुल कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। सो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।